डियर स्टूडेंट, माय प्यार क्लासेस में आप सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आगामी छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए आज हम इस अधिनियम को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 10 जनवरी 2007 को इस अधिनियम में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया और इसी दिन से यह अधिनियम पारित भी हुआ। बाल विवाह के संदर्भ में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम सबको जानना भी जरूरी है। बाल विवाह को जो है यूनिसेफ द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया गया है और इस प्रथा को मानवाधिकार के उल्लंघन मानता है यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। 11 दिसंबर 1946 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। यह पूरे विश्व में बच्चों के यौन शोषण, उनके चिकित्सा, स्वास्थ्य में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और इसीलिए इसे 1965 में जो है नोबेल का शांति पुरस्कार और 1989 में इसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। यदि हम यूनिसेफ के आंकड़ों के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो हमारे भारतवर्ष में जो है 15 लाख लड़कियों की शादी जो है 18 वर्ष से कम आयु में कर दी जाती है और यह सामाजिक कुरीति है, जिसकी वजह से किसी भी समाज में या किसी भी देश के जो बच्चे होते हैं, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, उनमें जल्दी गर्भधारण होना, उनका यौन शोषण होना, उनके स्वास्थ्य में जोखिम होना जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है, जो कि एक हमारे सामाजिक कुरीति के रूप में हम आज बाल विवाह को जानते हैं। और इसी बाल विवाह को रोकने के लिए ही बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 को लाया गया था और इस अधिनियम को पढ़ने से पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं, जो कि मोस्ट IMP है। 1928 में जो है हरविलास शारदा द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 1929 में यह बिल जो है बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के रूप में पारित किया गया और बाद में इस एक्ट को शारदा एक्ट भी कहा गया, किंतु इसमें सजाओं का प्रावधान न होने की वजह से यह अधिनियम जो है प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो सका। इस अधिनियम में जो है विवाह के लिए लड़कियों के लिए उम्र जो है 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 में। बाद में 1978 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया और संशोधन के पश्चात जो है इसमें विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई। बाल विवाह को इस अधिनियम में जो है संशोधन करके अपराध की श्रेणी में रखा गया, किंतु बिना वारंट के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती थी। इसीलिए यह अधिनियम भी ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें बाल विवाह को शून्यकरण का कोई प्रावधान नहीं था। शून्यकरण अर्थात बाल विवाह को अवैध घोषित करने के लिए किसी भी प्रकार का इस अधिनियम में प्रावधान नहीं था। यदि हम बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 के उद्देश्य का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बाल विवाहों के अनुष्ठान के प्रतिशत और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम अर्थात बाल विवाह के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके रोकथाम उसके उन्मूलन के लिए ही इस अधिनियम को लाया गया था और यह जो अधिनियम जो है बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 के स्थान पर लागू किया गया है। बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 इस अधिनियम को जो है 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति द्वारा इसमें हस्ताक्षर किया गया और यह जो है पूरे देश में 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया। इस अधिनियम में कुल 21 धाराएं हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह का पूर्णतः प्रतिबंध, और इस अधिनियम को जो है बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 के स्थान पर लागू किया गया है।
यह अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी क्षेत्र में लागू नहीं होता है, क्योंकि पांडिचेरी में कुछ स्थानों पर जो है फ्रांसीसी कानून लागू होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ भी यह लागू नहीं है। तो चलिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 1 का हम अध्ययन करते हैं। किसी भी अधिनियम में जो है उस धारा 1 में है, सेक्शन 1 में जो होता है उस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, उसका विस्तार और किस दिन से यह प्रारंभ होगा, इसके बारे में उसका वर्णन हमको मिलता है धारा 1 में। मोस्ट एमपी धारा 1 में किसी भी अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और किस तिथि से यह प्रारंभ होगा, इसके बारे में हमको वर्णन मिलता है। इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है और भारत से बाहर या भारत के परे सभी नागरिकों पर यह अधिनियम लागू होता है। पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के जो ऋण हिस्साओं पर है यह लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही बता चुका है कि यहाँ पर फ्रांसीसी कानून लागू होता है, जिसके कारण बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 इन स्थानों पर लागू नहीं होता है। इस अधिनियम को जो है केंद्र सरकार जिस तारीख को राज्यपत्र में सूचना जारी करेगी उसी दिन से यह नियम संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। तो 1 नवंबर 2007 से जो है केंद्र सरकार द्वारा इसे लागू किया गया है, किंतु राज्य अपने अपने हिसाब से किसी भी तिथि को इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपने हिसाब से कभी भी लागू कर सकते हैं। यदि हम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो किसी भी अधिनियम में जो है धारा 2 जो है उसमें कुछ परिभाषाएं होती है, उनके बारे में इसमें उल्लेख होता है। जैसे इसमें परिभाषा है बालक से जो है इस अधिनियम से तात्पर्य है कि पुरुष हो तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण न किया हो और नारी है तो वह 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तो इस स्थिति में उसे हम बालक संज्ञा देते हैं इस अधिनियम के आधार पर। अर्थात इसमें बालक से तात्पर्य पुल्लिंग से नहीं है, बालक से तात्पर्य दोनों से। यदि लड़का जो 21 वर्ष से आयु से कम हो और लड़की जो 18 वर्ष से कम की हो उसे हम बालक के रूप में इस अधिनियम में परिभाषित करते हैं। और बाल विवाह जो है जिसमें से दोनों में से कोई एक लड़का हो या लड़की हो, यदि उनका विवाह होता है तो ऐसे विवाह को हम बाल विवाह कहते हैं। यह भी मोस्ट एमपी है। बंधन में आने वाले पक्षकार, इससे तात्पर्य है कि जो विवाह को संपन्न कराते हैं, बाल विवाह को जो संपन्न कराते हैं, लड़के के माता पिता हो या फिर लड़की के माता पिता हो या उसका कोई संरक्षक है या फिर उसमें सम्मिलित जो भी रिश्तेदार है, उन्हें हम बंधन में आने वाले पक्षकार के रूप में इस अधिनियम में परिभाषित करते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के बारे में आगे की जो धारा 16 है और उसकी उपधारा 1 में धारा 1 के अधीन नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसको हम आगे जब धारा 16 का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के बारे में चर्चा करेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध 2006 में जो जिला न्यायालय की जो परिभाषा दी गई है, इसके अनुसार जहां कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय विद्यमान हो, वहां पर इसके अंतर्गत जो है अर्जी दाखिल की जाती है। यदि जहां पर जिला न्यायालय या फिर कुटुंब न्यायालय नहीं है, वहां पर नगर सिविल न्यायालय या फिर प्रधान सिविल न्यायालय होगा, वहां पे बाल विवाह से संबंधित जो भी केस होंगे वहां पर ही उनकी सुनवाई की जाएगी। इसको भी आप लोग याद रखें। 5वां चीज है अवयस्कता अधिनियम। जो वयस्कता अधिनियम 1875 है, उसमें जो भी उपबंध है उसके अनुसार ही इसके बारे में उसका उपबंध दिया गया। मतलब अवयस्क जो है, वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत जो वयस्कता प्राप्त नहीं किया है उन्हें इसमें अवयस्क के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब 18 वर्ष से कम आयु के जो लड़के लड़कियां होंगी उन्हें अवयस्क माना गया है। वयस्कता अधिनियम और ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में जो शादी की उम्र है दोनों
में डिफरेंस है, इसको भी आप लोग याद रखें। क्योंकि वयस्कता से जो तात्पर्य है वो 18 वर्ष से कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, अगर ये वो पूर्ण करता है तो वो वयस्क माना जाता है। तो इसमें जो है अवयस्क किसको माना गया है? जो वयस्कता को प्राप्त नहीं किया, मतलब वयस्कता अधिनियम 1875 में वर्णित जो भी धाराएं हैं और उसी के अनुसार ही इसमें अवयस्क को परिभाषित किया गया है। धारा 3 मोस्ट एमपी है और यहाँ से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह मोस्ट एमपी है। पिछले एग्जाम में भी यहीं से प्रश्न पूछे गए थे। तो धारा 3 को हम अध्ययन करते हैं। बाल विवाहों का बंधन में आने वाले पक्षकारों के जो बालक हैं विकल्प पर शून्य करनीय होगा। पिछला जो बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 था उसमें इसका वर्णन नहीं था, इसीलिए वह अधिनियम जो है पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू होने पाया और उसका प्रभाव भी कम था। किंतु इसमें धारा 3 के अंतर्गत विवाह को शून्यकरण या फिर अवैध घोषित करने के लिए उपबंध बनाए गए थे। तो यह शून्यकरण कब होगा? जब प्रत्येक बाल विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुस्थापित किया गया हो, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के जो विवाह के समय बालक था विकल्प पर शून्य करणीय होगा। अर्थात यह अधिनियम जिस दिन से लागू हुआ है या फिर लागू होने के बाद यदि कोई ऐसा विवाह होता है जिसमें दोनों पक्षों में से, मतलब लड़का हो या लड़की में से कोई एक नाबालिग है, तो वह विवाह जो है शून्य होगा, मतलब उसको बाद में भी अवैध सरकार घोषित कर सकती है। जेंडर न्यायालय उस विवाह को अवैध घोषित कर सकती है, इसका यह अर्थ होता है। तो इसके लिए जो है यदि कोई फाइल करता है कहाँ पे? जिला न्यायालय पे, तो जिला न्यायालय में जैसे कोई अर्जीदार अवयस्क हो, मतलब वह नाबालिग हो, तो वो क्या करेगा? जिला न्यायालय में परिवार किसके थ्रू से करेगा? अपने माता पिता, अपने संरक्षक या फिर अपना कोई मित्र जो वयस्क हो, या फिर बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी जो होगा उसके मार्फत से ही वो अर्जी जिला न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। तीसरी बात यह है कि वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्व अर्जी फाइल की जा सके। किसी भी समय 2 वर्ष के पूर्व जिला न्यायालय में मतलब जो भी अर्जी करेगा, मतलब जो भी पक्षकार वहां पे केस फाइल करेगा उसके 2 वर्ष पूर्व आराम से वो किसी भी समय कर सकता है। चौथा चीज है कि जिला न्यायालय जो है यह आदेश कर सकता है कि यदि बाल विवाह हो चुका है, बाल विवाह होने के पश्चात जैसे कोई केस जिला न्यायालय में चला जाता है, तो उस स्थिति में जिला न्यायालय जो है लड़के वाले जो रहते हैं, बाल विवाह में जो लड़का शादी किया है उसके माता पिता को, उसके संरक्षक को लड़की द्वारा जो प्राप्त धन है मतलब दहेज, उसको रिटर्न करना या फिर उसको वापस करने के लिए निर्देशित कर सकता है। इसका वर्णन धारा 3 के 4 उपधारा में वर्णित है। बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम धारा 6 और 4 यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और इसमें जो है किसी महिला पक्षकार के भरण पोषण और उसके निवास के लिए उपबंध किया गया है। मतलब बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए इसमें उपबंध बनाए गए हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यदि किसी का बाल विवाह हुआ है और बाल विवाह करने वाला पुरुष मान लो अवयस्क है, मतलब वो 18 वर्ष से कम आयु का है, तो उसके माता पिता या फिर उसके जो संरक्षक होंगे वह महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण देने का निर्देश जो है न्यायालय दे सकता है। मतलब उनका जब पुनर्विवाह होगा, मतलब जब वो बालिग होंगे या फिर वयस्कता अधिनियम को पार करेंगे, तभी उनका जब एक बार पुनः विवाह करते तक उनके भरण पोषण देने का निर्देश जो है न्यायालय लड़के के माता पिता या उसके संरक्षक को दे सकता है। इसमें जो दूसरा पॉइंट है, भरण पोषण के जो है पक्षकार के आय के साधनों, बालक की आवश्यकताओं, विवाह के दौरान बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली को ध्यान में रखकर जिला न्यायालय उसका आदेश किया जाएगा। मतलब जिला न्यायालय जो है उस बालिका की या फिर जो बालिका बाल विवाह जिसका हुआ है उसकी जीवन शैली, उसकी आवश्यकताओं या उसके जो संसाधनों की आवश्यकता है उनको ध्यान में रखकर ही
यह आदेश जारी करेगा कि उसके भरण पोषण के लिए उनके माता पिता या उसके संरक्षक उसे कुछ राशि एक मुश्त या फिर महीने में दे सकते हैं। और ये जो भरण पोषण की रकम है उसको मैं बताया कि उसको मासिक या एक मुश्त राशि के रूप में देने का आदेश कौन दे सकता है? जिला न्यायालय। मतलब बाल विवाह के जो केस हैं वहां कहाँ पे उसके चलते उसकी सुनवाई होती है? जिला न्यायालय में। इसको आप लोग याद रखिए। यदि अर्जी देने वाली कोई महिला पक्षकार हो तो जिला न्यायालय उसके पुनर्विवाह तक आवास के लिए आदेश दे सकता है। यदि महिला पक्षकार मतलब जो जिस लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हुई हो तो उसके भरण पोषण या उसके आवास के लिए जिला न्यायालय लड़के के माता पिता को जो है उसके भरण पोषण और उसके आवास के लिए निर्देशित कर सकता है। धारा 5 इस अधिनियम के धारा 5 में जो है बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा मोस्ट एमपी धारा 5 यदि कोई बाल विवाह होता है मतलब जहां पे लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक बालक है अर्थात वयस्कता अधिनियम को पूर्ण नहीं किए हैं तो उस स्थिति में जिला न्यायालय में अर्जी पेश होने के पूर्व ही यदि उनमें कोई संतान की उत्पत्ति हो जाती है, उन बाल विवाह के उपरांत संतान की उत्पत्ति हो जाती है तो उस बच्चे के भरण पोषण उसकी अभिरक्षा के लिए जो है जिला न्यायालय निर्देशित कर सकता है पुरुष पक्षकार के माता पिता या उसके संरक्षक या फिर उसके किसी रिश्तेदार को। ये मोस्ट एमपी है। यदि लड़का अवयस्क है तो इस कंडीशन में जो है महिला पक्षकार को निर्देशित करेगा कौन? जिला न्यायालय। धारा 6 इस धारा से जो है वर्ष 2013 में जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिए। धारा 6 क्योंकि धारा 6 में उल्लेख है बाल विवाहों से जन्मे बालकों की धर्मजता। धारा 6 के अधीन यह उल्लेख है कि बाल विवाह से जन्मा या फिर गर्भहित प्रत्येक बालक चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात पैदा हुआ हो सभी प्रयोजनों के लिए धर्मज बालक समझा जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिए। बाल विवाह के पूर्व या फिर पश्चात इस अधिनियम के लागू होने के पहले या फिर बाद में यदि बाल विवाह के उपरांत उस बच्चे का जन्म होता है या फिर कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उस बच्चे को जो है धर्मज बालक समझा जाएगा। ऐसा इसमें इसका बाल विवाह परिषद 2006 में इसका उल्लेखित है। और यहाँ से वर्ष 2013 के जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था प्रश्न भी पूछा गया था। मोस्ट एमपी है धारा 6। धर्मज बालक किसको समझा जाएगा? जो बाल विवाह के उपरांत जो बच्चा जन्म लेता है वह उस बच्चे को धर्मज बालक ही समझा जाएगा। धारा है धारा 7। धारा 7 में जो है धारा 4 और धारा 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को रूपांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो धारा 4 और 5 में जो दिया गया है उन्हीं आदेशों और उनकी शक्तियों का इसमें वर्णन हमको मिलता है। धारा 8। धारा 8 में जो है इसमें किस न्यायालय में अर्जी दी जानी है इसके बारे में इसका उल्लेख हमको मिलता है। तो इसमें जो है धारा 3, 4 और 5 के अधीन अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में उस स्थान के ऊपर जहां परिवादी या बालक निवास करता है या जहां विवाह अनुष्ठापित किया गया था या फिर जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था या जहां अर्जीदार अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा है अधिकारिता रखने वाला जिला सम्मिलित होगा। मतलब इसमें स्पष्ट माना है कि कोई जो बालक है मतलब जो जिनका बाल विवाह हुआ है लड़का हो या लड़की वो अपने जिले में जहां पे अपना निवास करते हैं जहां पे उनका विवाह हुआ है जहां वो दोनों एक साथ रहते थे उसके अंतर्गत उस जिला न्यायालय में अर्जी पेश कर सकते हैं। मतलब वहां केस फाइल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धारा 8 तक अगले वीडियो में हम पूरे 21 धाराओं का वर्णन करेंगे। तो धारा 8 तक के जो है मोस्ट एमपी था। इसके बाद जो धारा 9 से लेकर 21 तक की धाराएं हैं इसमें किस तरह के दंड के प्रावधान है बाल विवाह से, इसके बारे में उसका हमको उल्लेख मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही।
थैंक यू सो मच। माय प्यार क्लासेस में आप सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन है। और आपने इस वीडियो को देखा तो लाइक और शेयर कीजिए आपको पसंद है तो, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू सो मच।